जब बात जिंदगी और मौत की हो तो उन हालातों में इंसान के सामने सबसे बड़ी और अहम चुनौती है खुद को जिंदा रखना। जहां आज इंसान मोबाइल तक के बिना कुछ घंटे सरवाइव नहीं कर पाता, क्या आप सोच सकते हो कि कोई बिना खाए पिए, बिना छत, मौत के साए में 72 दिनों यानी लगभग 2.5 महीनों तक जिंदगी और मौत का खेल खेल कर जीत जाए? बिल्कुल हाँ, क्योंकि आज से 40 साल पहले कुछ वो घटा जो मानव की जिजीविषा एवं इच्छा शक्ति की गवाही देता है। तो आइए चलते हैं सन 1972 में। जगह है दक्षिण अमेरिका का एक देश उरुग्वे, जहां से इस कहानी की शुरुआत एक रग्बी टीम से होती है। और आज की कहानी उसी संघर्ष को बयां करती है जिसमें हिम्मत के दम पर इंसान ने मौत को धोखा दे दिया। उन दिनों रग्बी खेल उरुग्वे में काफी पॉपुलर हुआ करता था। यहाँ की एक टीम जिसका नाम ओल्ड क्रिश्चियन क्लब यूनियन था और उसको मैच खेलने के लिए चिली में जाना था। चिली की टीम का नाम था ओल्ड बॉयज क्लब, जो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई टीम है। तो उरुग्वे की टीम के मालिक चिली जाने के लिए स्थानीय एयरफोर्स यानी उरुग्वे एयरफोर्स का एक चार्टर प्लेन हायर कर लेते हैं। तारीख 12 अक्टूबर 1972। ये प्लेन उरुग्वे के मोंटेविडियो शहर से चिली का रुख करता है। इस प्लेन में 19 रग्बी प्लेयर, टीम के मालिक, मैनेजर, उसके रिलेटिव्स, को पायलट, पायलट, 2 अटेंडेंट, सबको मिलाकर कुल 45 यात्री थे। रास्ते में मौसम खराब होने से ये प्लेन एक दिन अर्जेंटीना देश के मेंडोजा शहर में लैंड करता है तथा अगले दिन मौसम के साफ होने का इंतजार कर रहा होता है। इतिहास की तारीख 13 अक्टूबर 1972, समय दिन के 2:18। ये प्लेन चिली के सेंटियागो शहर के लिए उड़ान भरता है। हालांकि मौसम उस दिन भी खराब था। मौसम खराब होने की वजह से यहाँ पर एंडीज पहाड़ी, ग्लेशियर और उस बर्फ की जो चोटियाँ थी वो वहाँ साफ दिखाई नहीं देती हैं। परंतु उस प्लेन के मैन पायलट को यहाँ से 29 बार गुजरने का एक्सपीरियंस था, लेकिन किस्मत को आज कुछ और मंजूर था। आज कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी वजह से ये कहानी बनी। हुआ कुछ यूं कि आज प्लेन का मैन पायलट को पायलट को ट्रेनिंग दे रहा था, जिसके कारण को पायलट आज इस प्लेन को इंचार्ज के तौर पे हैंडल कर रहा था। और यहीं से इस दिन के ऐतिहासिक बनने की शुरुआत होती है। रास्ते में बर्फीला तूफान आने की वजह से कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। अब पायलट टाइम, डेस्टिनेशन और स्पीड से कैलकुलेशन लगाकर आइडिया लगा के चल रहा होता है तथा उसके हिसाब से अब वो सेंटियागो एयरपोर्ट के बिल्कुल नज़दीक है। इसलिए वह वहाँ की एटीसी से कांटेक्ट करता है कि आप हमें एरोप्लेन लैंड कराने की इजाज़त दीजिए, लेकिन वास्तव में ऐसा था ही नहीं। दूसरी तरफ एटीसी हैरान होता है कि रडार पर कोई प्लेन नहीं था तो क्यों कोई रनवे के लिए पूछ रहा है। अब प्लेन में बैठा को पायलट जो आज इंचार्ज है वो प्लेन की हाइट कम करता है और उसकी पहली भूल यही थी। प्लेन का पिछला हिस्सा एंडीज पहाड़ी की एक चोटी से टकरा जाता है और प्लेन क्रैश होते ही उसके 2 टुकड़े हो जाते। प्लेन के पिछले हिस्से में बैठे 2 क्रू मेंबर और 3 यात्री अपने अंतिम सांस लेते हैं। प्लेन के विंग्स में आग लग जाती है और वो घिसटता हुआ 200-300 मीटर आगे जाकर बहुत ही बड़ी चट्टान में टकरा जाता है, जिससे प्लेन का आगे का हिस्सा पूरी तरह से टूट जाता है। इस टक्कर में पायलट मौके पर ही मारा गया और को पायलट बुरी तरह से जख्मी हो गया। इसके साथ साथ को पायलट टूटे प्लेन में इस कदर फंस जाता है कि उसका बाहर निकलना नामुमकिन था। प्लेन क्रैश होने के पहले ही दिन कुल 17 मौतें हो चुकी थी। जहां 28 यात्री थे वो अभी भी जीवित थे, पर ये भी जख्मी हालत में थे। इसमें से किसी का हाथ, किसी का पैर, कहीं किसी का जबड़ा टूटा हुआ था। लेकिन इतना सब हो जाने के बाद भी कुछ ऐसा बाकी था जो रूह कंपा देने वाला था। ये था 11,000 फीट की ऊंचाई और हड्डियां कपा देने वाला तापमान। जी हाँ, अब कुदरत का कहर उनकी आंखों के सामने मौत का तांडव कर रहा था। बची जिंदगियों को सर ढकने के लिए कोई आसरा नहीं था।
क्योंकि प्लेन तो पहले ही पूरी तरह से खत्म हो चुका था, उसके चिथड़े उठ चुके थे। बाकी था तो बर्फ की सफेद चादर पर लाशों का अंबार। बेसुध पड़े यात्री एक एक कर उठ खड़े होते हैं और हालात को समझने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या है। पहले और दूसरे दिन तक कुल 17 लोगों ने अपने प्राण त्याग दिए थे। इधर चिली एयरपोर्ट पर एटीसी से उनका संपर्क टूटने के बाद वो अंटार्कटिका और उरुग्वे एयरफोर्स से संपर्क साधकर नदारद एरोप्लेन की खोज में जुट जाते हैं। 4 प्लेन्स सर्च ऑपरेशन के लिए निकल पड़ते हैं। पहले दिन उन्हें इस प्लेन का कोई सुराग नहीं मिल पाता है। अगले ही दिन 11 प्लेन्स सर्च ऑपरेशन में लगा दिए जाते हैं। अब इन लोगों की किस्मत कहें या कुदरत का कहर, लेकिन कई बार खोजी विमानों द्वारा इनके ऊपर मंडराने के बावजूद भी वो इन्हें देख नहीं पाते, क्योंकि इस प्लेन का रंग सफेद होने की वजह से बर्फ में इन पर ध्यान नहीं जा पाया। ये सर्च ऑपरेशन पूरे 8 दिन तक चलता रहा और उसके बाद तीनों देशों की सरकार इस ऑपरेशन को रोकने का फैसला करती है। उनकी दलील थी कि अब तक तो वैसे भी सारे यात्री मर चुके होंगे, तो गर्मियों का इंतजार करते हैं और बर्फ पिघल जाने के बाद उनके शवों को खोजना मुमकिन हो पाएगा। इस घटना को 9 दिन बीत चुके थे। अब रुख करते हैं एंडीज पर्वत पर बिखरी जिंदगियों की तरफ, जहां जिंदा यात्रियों ने प्लेन के मलबे को इकट्ठा कर छत का इंतजाम कर लिया था ताकि वो बर्फीले तूफान के कहर से बच सके। इनमें से रग्बी टीम के 2 खिलाड़ी जो मेडिकल स्टूडेंट भी थे, उन्होंने फर्स्ट एड किट से घायलों का इलाज भी शुरू कर दिया था। प्लेन में कुछ खाना था जिसको उन्होंने आपस में बराबर बराबर बांट दिया था, लेकिन वो इस अंतहीन जंग के लिए काफी नहीं था। 11वें दिन एक यात्री को प्लेन में पड़ा रेडियो ट्रांसमीटर मिलता है। जब इसको ऑन करके सुना जाता है तो उन्हें सूचना मिली कि गवर्नमेंट ने सर्च ऑपरेशन रोक दिया है तथा अब उनकी लाशों की खोज गर्मियों के मौसम में ही की जाएगी। वह अन्य साथियों के बीच जाकर कहता है कि अब हमारी मदद करने कोई नहीं आएगा, क्योंकि अथॉरिटी ने हमें मृत घोषित कर दिया है। अब ये जंग हमें खुद ही लड़नी होगी। अक्टूबर 29, 1972 हादसे का 16वां दिन। एक और बर्फीले तूफान ने पहाड़ी पर दस्तक दी और 8 जिंदगियां इनकी भेंट चढ़ी। अब कुल 19 लोग ही जीवित बचे थे और इनकी भोजन सामग्री समाप्त हो चुकी है। अब ये सब मिलकर फैसला करते हैं कि जहां आसपास कोई हरियाली या जानवर नहीं है, अब ये लाशें ही उन्हें लाश होने से बचा सकती है। प्लेन के टूटे शीशों से लाशों के टुकड़े कर उन्होंने उनको खाना शुरू कर दिया और शेष रहे 19 लोगों में इस बात की सहमति बनी कि इनकी मौत के उपरांत बाकियों का भोजन बनकर ये उन्हें जीवित रखेंगे। हादसे का 34वां दिन एक और शख्स काल का ग्रास बना और इसके बाद 37वें और 60वें दिन भी एक एक यात्री को मौत ने निगल लिया। अब 16 जिंदगियां सरवाइव कर रही थी। इसके बाद उनमें से 2 खिलाड़ियों नैंडो और कनेसा, उन्होंने सोचा कि इस तरह लाशों पर कब तक गुजारा हो सकता है, उन्हें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये यहाँ बैठकर मौत का इंतजार नहीं करेंगे। ये प्लेन के सीट कवर, गद्दी के कॉटन और प्लास्टिक के टुकड़ों से ड्रेस तैयार करते हैं। सर्दी से बचने के लिए लाशों के कपड़े निकाल कर पहन लेते हैं। एक तीसरा शख्स भी बस्तियों की खोज के लिए इनके साथ जाने का फैसला करता है और ये पश्चिम दिशा में बस्तियों की खोज के लिए रवाना हो जाते हैं। 3 दिन बाद खाने की कमी के चलते उस शख्स को बीच रास्ते से वापस भेज दिया जाता है। 8 दिनों तक बर्फीले तूफानों का सामना करने के बाद उन्हें एक घाटी दिखाई देती है जहां बर्फ के बजाय हरियाली थी। अब इनकी आंखों में एक चमक तथा पैरों में हिम्मत ने दस्तक दी। 10 दिन और 61 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद 21 दिसंबर को ये उन हरे भरे मैदानों के बीच में थे जहां जली हुई लकड़ियों और खाली पैकेट्स के रूप में इंसानी वजूद के इनको सबूत मिले। कुछ दूर चलने के बाद एक नदी के किनारे थोड़ी सी दूरी पे इनको 3 घुड़सवार दिखाई पड़ते हैं। ये चीखते चिल्लाते इनकी तरफ दौड़े तो एक घुड़सवार का ध्यान इनकी तरफ पड़ता है। वह घुड़सवार एक पेंसिल पेपर प्लास्टिक में लपेट के नदी के दूसरी तरफ इनकी तरफ फेंकता है और जिसपे लिखा होता है कि तुम कौन हो। नैंडो का रिप्लाई इनकी तरफ उसी तरह जाता है कि हम उरुग्वे के वो प्लेयर हैं जिनका प्लेन क्रैश कर गया है।
तथा ऊपर की चोटी पर हमारे 14 साथी मौत से लड़ रहे हैं। आप ये बात यहाँ की अथॉरिटी तक पहुँचा दीजिए। वो घुड़सवारी से पढ़कर इनको एक शब्द कहता है, टुमारो। वो चला जाता है। अब नैंडो और कनेसा को एक और रात यहाँ नदी किनारे गुजारनी पड़ती है। अगले दिन ये खबर स्थानीय पुलिस स्टेशन चिली में पहुंच जाती है, तो वहाँ की अथॉरिटी इन्हें पिक करके हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है तथा इनसे इनकी कहानी पूछी जाती है। जिसके बाद चिली देश के 3 हेलीकॉप्टर इनको साथ लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन पर निकल पड़ते हैं। इन हेलीकॉप्टर में एक बार में केवल 7 लोगों का रेस्क्यू हो सकता है, तो ज़्यादा जख्मी लोगों का रेस्क्यू पहले होता है। इन सब का इलाज हो जाने के बाद मीडिया से इनका सामना होता है तथा सबका एक ही सवाल था कि आपने इतने दिनों तक खाया क्या? आप 72 दिनों तक कैसे जीवित रहे? इसी सवाल से सन्नाटा छा गया और ये सवाल इनको कचोट रहा था। फिर किसी एक शख्स ने लाशों को खाने वाली सच्चाई बताई तो वहाँ हड़कंप मच गया, जिसके बाद मीडिया ने इनको नरभक्षी तक का टाइटल दे दिया तथा सभी जगह इनकी निंदा होने लगी। अब इनमें से कुछ लोग आगे आए और उन्होंने इस किस्से को बयां करते हुए बताया कि इन सब ने शपथ ली थी कि हम में से किसी के भी मरने के बाद हमारी बॉडी को भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि बाकी लोग जिंदा रह पाएं। अब लोगों में इनके प्रति सिंपैथी आती है, क्योंकि सामने एक ऐसी कहानी थी कि कैसे इंसान विपरीत परिस्थिति में भी जिंदा रह सकता है। और इन 2 प्लेयर्स के जज्बे और बहादुरी को सलाम किया जाता है, जिन्होंने हिम्मत दिखाकर अपने साथ साथ अन्य लोगों की भी जान बचाई। अगर उस 60वें दिन नैंडो और कैनेसा के मन में बस्ती खोजने का ये आइडिया ना आता, तो ना ही आज आप ये वीडियो देख रहे होते और ना ही हम आपसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहते। ऐसी ही और हैरत अंगेज और सच्ची कहानियों, इतिहास की किस्सों और रोचक तथ्यों से रूबरू होने के लिए हमसे जुड़े रहें और हमें सपोर्ट करें तथा अन्य साथियों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। अब वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का। फिर मिलते हैं किसी अन्य कहानी के साथ। तब तक इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।